एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 जो इसका आधा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जो ओ लेवल एंड ए लेवल से सिलेबस जो रिलेटेड है उसके हमारे आज 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। लास्ट हमने CSS जो w3.css टेक्स्ट तक करा था, बट अब इसमें हम कर रहे हैं W3CSS टेबल। तो बेसिकली टेबल आप लोगों ने HTML में भी की थी और हमें टेबल को स्टाइल देना होता था तो हम CSS यूज़ करते थे। बट अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि W3CSS, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि W3CSS को डेवलप किसने किया था। ऑलरेडी मैंने बताया भी था। तो W3CSS टेबल, जो W3CSS टेबल है बेसिकली उसको आप स्टाइल देना चाहते हो, बट हमें CSS डिफाइन ना करें, बनी बनाई क्लासेस को हमें यूज़ करना होता है। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं W3CSS के अंदर। द टेबल वाज द मोस्ट प्राइमरी लेआउट एलिमेंट। जो टेबल होती है वो हमारा एक मोस्ट प्राइमरी लेआउट एलिमेंट होता है। जो वेब पेजेस कंसिस्टेड एंड 100 ऑफ नेस्टेड टेबल, मतलब टेबल के अंदर बहुत डिफरेंट हम नेस्टेड टेबल बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू शो डाटा इन टेबुलर फॉर्म, अगर आप डाटा टेबुलर फॉर्म में शो करना चाहते हो then we use the table. तो टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट फॉर द डाटा रिप्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म। तो इन W3.CSS में डिफरेंट स्टाइल के टेबल्स होती हैं। जैसे कि W3, अगर आपको पहली बात तो टेबल यूज़ करनी है तो आपको ये क्लासेस यूज़ करनी होती है W3 टेबल। बट आपको टेबल में डिफरेंट स्टाइल यूज़ करने, लाइक स्ट्रिप, जो जैब्रा स्ट्रिप होती हैं। जैसे कि हमने एक याद हो आप लोगों ने CSS में भी मैंने बताया था कि nth चाइल्ड वाले, जिसमें कि हमारा अगर जो ओड और इवन का कुछ मैंने बताया था आपको कंसेप्ट कि हमारे पास अगर इवन में आता है तो मतलब कि ग्रे कलर आ रहा था, अदरवाइज वो वाइट कलर। तो इसमें हमें इवन ओड की डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास का नाम यूज़ करना है W3 स्ट्रिप, ठीक है। W3 बॉर्डर एंड बॉर्डर सेंटर्ड हो, मतलब आप होवर आपको मतलब जाना है। ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने CSS के थ्रू करी थी, बट उसमें हमें पूरी कोडिंग हमें लिखनी पड़ती थी। बट इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, बस क्लासेस के नाम पता होने चाहिए आपको। W3 होवरेबल एंड W3 टेबल ऑल, जिसमें सारी प्रॉपर्टी हो। तो ये सारी क्लासेस होती हैं हमारी टेबल से रिलेटेड। तो इसको अब हमें प्रैक्टिकली करना है कि करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हमें टेबल का पूरा ये कंसेप्ट देखना है कि टेबल को किस तरीके से हम W3CSS की हेल्प से बड़ी अच्छी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। आज जो हम कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को डाउनलोड करके भी बताया था CSS को। आज मैं डायरेक्ट वेबसाइट को लेके यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम W3 स्कूल को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डाउनलोड करके कर लीजिए, बट आज डाउनलोड करके नहीं करना है। तो आज हमें क्या करना है, रिंग, तो हमें सीधा डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे देना है। क्योंकि W3CSS आपको पता ही है, क्योंकि वैसे मैंने पूछा था आप लोगों को इसको रिप्लाई करना है, बट ऑलरेडी क्योंकि हम बार बार W3 स्कूल का नाम लेंगे क्योंकि डेवलप ही इसने की है, तो सारी आपको सेटिंग इसी से ही लेनी होती है। तो यहाँ पे जो W3CSS है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि डेवलप हमारी W3 स्कूल ने की है। तो आपको इसकी सारी क्लासेस सेटिंग्स जो होती है या तो आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। डाउनलोड वाला मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बट इस क्लास में मैं आपको किसके थ्रू करा रही हूँ, डायरेक्ट लिंक लेके। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट का यहाँ पे आप लिंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक लिखा, तो आप जो भी CSS आप अप्लाई करना चाहते हो, जो भी क्लासेस यूज़ करना चाहते हो, वो इसमें एक्सेस हो जाएगी। तो अब देन हमें अब यहाँ पे यूज़ करनी है, टेबल्स बनानी है। तो टेबल आप लोग इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के टेबल बना सकते हैं। इंसर्ट एंड टेबल में जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे टेबल जितनी भी कॉलम्स रिप्रेजेंट करनी है। कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम इसमें इस तरीके से आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैं एडिटर यूज़ कर रही हूँ ये ड्रीम वीवर एडिटर है। तो आप लोग शायद सबलाइम एडिटर यूज़ करते होंगे। तो ड्रीम वीवर एंड सबलाइम एडिटर एंड नोटपैड एडिटर में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग कई लोग मुझसे बोलते हैं कि ब्राउज़र का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कमेंट में मैं देखती हूँ ब्राउज़र का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं ये कर रही हूँ टेबल एंड रो, तो ये उनकी में टेबल या रो नहीं आएगी, क्योंकि ये ड्रीम वीवर एडिटर है। आप लोग सब लाइन एडिटर करो, हर एडिटर की अपनी अपनी सेटिंग्स होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरी वीडियो के अंदर ड्रीम वीवर ही करा है। तो ये ड्रीम वीवर है। अगर आप लोग करना चाहते हो इसी तरीके से तो आप ड्रीम वीवर एडिटर करो। अदरवाइज सब लाइन एडिटर की सेटिंग्स अलग होती है। सब लाइन पे अगर करते हो तो सब लाइन का अदर पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बार बार मैं क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। कुछ बच्चे की कमेंट्स इसी चीज़ से रिलेटेड आती है, मेरी ये चीज़ नहीं हो रहा है जैसे आपकी इसमें आ रहा है। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वही वो ड्रीम वीवर है। आप जो यूज़ करते हो वो सबलाइन एडिटर होता है या नोटपैड होगा, तो इसीलिए आपकी इसकी सेटिंग्स अलग आती होंगी। तो अगर आपको मेरी जैसी सेटिंग चाहिए तो आप लोग अपना ड्रीम वीवर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम्स, देन हमने यहाँ पे ओके किया। तो देखो टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या है,
हमें यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करनी होती, क्योंकि ड्रीम वेवर एडिटर बहुत अच्छा है। अगर डेवलपमेंट लाइन में जाना है तो बेटर, बहुत अच्छा ये फीचर्स देता है ड्रीम वेवर एडिटर। एंड देन हम यहाँ पे अब क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ले लेते हैं नेम, एंड देन यहाँ पे आ रहा है आपका कोर्स, कुछ भी इस तरीके से हम डाल सकते हैं। हमने ले लिया कोर्स, एंड हमने यहाँ पे दे दिया फ़ोन नंबर, कुछ इस लाइक इस तरह। एंड आपको कोडिंग आनी चाहिए तो ही आप लोग कर सकते हो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग जो कराया था बिल्कुल वो मैंने नोट पैड पर ही कराया था। अब मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग कर रही हूँ, TH। इसका मतलब टेबल हेडिंग का मतलब क्या है कि ये थोड़े जो टाइटल हैं ये अलग से दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया TH एंड देन TH टैग, एंड आफ्टर दिस आल्सो यहाँ पे आपने TH टैग ले लिया। ये हमारे सिर्फ टाइटल हैं, तो टाइटल थोड़े बोल्ड में दिखाई देने चाहिए, तो इसने हमने TH लिया। एंड देन आप यहाँ पे अब नाम दे सकते हो, हमने दे दिया राधा। एंड हमने दूसरी वाली टेबल में भी यहाँ पे भी नाम दे दिया मोहन। ठीक है, यहाँ पे 3 रो कॉलम्स आ गए थे। अब यहाँ पे ये है हमारे पास कोर्स जावा, एंड यहाँ पे मैंने कोर्स दे दिया PHP, एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी लाइक दिस ये दे दिया, कुछ भी फ़ोन नंबर, एंड यहाँ पे मैंने कोई फ़ोन नंबर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं क्लास के साथ नहीं करा, अभी मैंने नॉर्मल जो टेबल हम करते हैं, ये जो हम HTML में भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसको पहले इसको रन करते हैं। आपको वही ओपन विद यहाँ से अपने ब्राउज़र पे रन करना होता है, इसके अंदर एडिटर के अंदर। हमने जैसे इस पर किया प्रीव्यू, तो ये देखिए यहाँ पे टेबल आ चुकी है। तो जैसे ये दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोल्ड में आ रहा है ना, तो इसीलिए, क्योंकि मैंने इसे बोल्ड में दिया हुआ है। तो ऑलरेडी मैं टेबल की CSS की सेटिंग सिखा चुकी हूँ, बट अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रही हूँ। तो CSS फ्रेमवर्क के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लास यूज़ करनी होगी, जो हमने अभी क्लास यूज़ की थी। तो हमने अभी जो PPT में मैंने डिफरेंट क्लासेस बताई थी टेबल से रिलेटेड, तो हमें यहाँ पे क्योंकि क्या यूज़ करनी है, क्लास यूज़ करनी है। तो आप टेबल की यहाँ से क्या कर सकते हो, क्लास, यहाँ पे आपको क्लास यूज़ करनी है। आप क्या यूज़ करना चाहते हो, W3 टेबल में आपको कौन सी डिफरेंट बताई थी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ W3। जैसे अब ऐसे तो यहाँ पे आ रही है, बट W3 हमें एक नॉर्मली ले लिया हमने यहाँ पे अभी टेबल, खाली सिर्फ टेबल लिया है। तो जब टेबल लोगे तो देखो इसकी सेटिंग्स में क्या फ़र्क आएगा। अभी मैं यहाँ से बॉर्डर, ये विड्थ वगैरह सब हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इधर जो टेबल आई थी वो बॉर्डर किस तरीके से आई थी, बट ये टेबल फॉर्मेट में ही आया। अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ही सेटिंग, अपने ही जो, क्योंकि W3 जो टेबल है मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिया, कोई स्टाइल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने तो जो बनी हुई डिफाइंड क्लास है उसको मैंने क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया। जैसे आप इसको यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो W3 CSS फ्रेमवर्क की जो स्टाइल सेटिंग है, तो वो उसने अपने आप इसने क्या कर दिया, इसको मार्जिन सेटिंग्स कर लिया। तो यहाँ पे हमने कोई CSS नहीं यूज़ करी, सिर्फ हमने उसका क्या करा है, नाम यूज़ किया है। तो इस तरीके से डिफरेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा W3 टेबल है, हम एक एक करके इसकी क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक हमने अभी देखा था। अब इसको मैं एक बार डिव के अंदर ले लेती हूँ, ताकि आपको डिव का ऑलरेडी पता है कि डिव के अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, हम इसे कंटेनर में लेना चाहते हैं। तो डिव की एक हमने क्लास बनाई, एंड हमने ऑलरेडी W3 कंटेनर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कंटेनर का क्या डिफरेंस होता है। तो कंटेनर इसके अंदर हमें यूज़ करना है। तो हमारी जो ये टेबल है अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंटेन हो जाएगी। तो अब इसको हमने लास्ट में क्या करना है, इस डिव टैग को हमें क्लोज करना है। पहले इसको एक बार देख लेते हैं ब्राउज़र पे, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे टेबल के अंदर। अभी देखिए ये जो था, ये यहाँ पे थोड़ा कंटेनर से क्या होता है, थोड़ा मतलब ये यहाँ से स्पेसिंग और मार्जिन बढ़ जाती है। आप लोगों को ऑलरेडी कंटेनर के बारे में बता चुकी हूँ। तो अभी हमने सिर्फ ये कंटेनर लिया, अब मुझे इसके अंदर और भी क्लासेस के नाम यूज़ करने हैं। लाइक अभी हमने जो यूज़ किए वो W3 टेबल यूज़ की है। अब हम यूज़ करेंगे दूसरी क्लास, जो हमारी इसकी क्लास है, हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हम स्ट्रिप क्लास। तो स्ट्रिप क्लास अगर आपको यूज़ करनी है तो हमें यहाँ पे W3 टेबल के बाद हमने ले लिया यहाँ पे W3 स्ट्रिप। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज़ करनी होगी W3 स्ट्रिप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्लासेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रिप वाली क्लास को हमने इसके अंदर क्या करा है, यूज़ किया है। स्ट्रिप स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्लास होती है। अब इसको देखते हैं कि कैसे दिखाई देगी। इसमें स्ट्रिप आ जाएंगी आपकी, से रन करते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो
आप देखो कि यहाँ पे क्या आ गई है, स्ट्रिप आ गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नहीं है, बट यहाँ पे 2 ही क्लास हैं तो ही स्ट्रिप आई है। अगर मैं इसमें और भी टेबल जैसे दिखाई दे रही है, फर्स्ट आ गई नेम, हमारा सेकंड मतलब 4th नंबर पे, वही जो हम यूज़ करते थे इवन ऑड का कंसेप्ट। अगर आप यहाँ पे एक और TR ले लेते हैं, हम यहाँ पे हमने इसमें बस नाम चेंज कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं राधिका। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ इवन ऑड का कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं किया, बट जब हमने CSS की थी तो हमने nth चाइल्ड कुछ करके इस तरीके से CSS को यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गई है, स्ट्रिप आ गई है। तो इस तरीके से हमने अब जो यूज़ किया, तो बनी हुई क्लास को हमने बस यूज़ कर रहे हैं। कितना बेनिफिशियल होता है फ्रेमवर्क को यूज़ करना, सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए, आपको कोई CSS नहीं देनी, सिर्फ क्लासेस के नाम देने चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ टेबल में इसमें बॉर्डर आ जाए, तो अब आपको स्ट्रिप के साथ अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे हमने दे दिया W3, यहाँ पे हमने दे दिया बॉर्डर। ठीक है, अगर आप बॉर्डर देते हो इस तरीके से, एक तो बॉर्डर था, एक W3 बॉर्डर था, तीनों इसको हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। तो जब हमने इसमें दिया तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, साइड से बॉर्डर आ चुका है। तो ये हमने यूज़ किया, ये W3 बॉर्डर यूज़ किया था। अब हमें बॉर्डर यूज़ करना है, तो इसको हम करते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ किया W3 बॉर्डर। अब यहाँ पे सिर्फ ED लगा दिया है। अब इसको करते हैं तो इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए साइड से बॉर्डर ये हट चुका है। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर आ जाए और बॉर्डर भी हम यूज़ करें, तो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है ये बॉर्डर। ठीक है, देन ये हमने कर दिया। अब इसको रन करते हैं, इसलिए मैं साथ का देखिए एग्जांपल करके दिखाता कि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। तो अब देखिए यहाँ से ये बॉर्डर, तो ये हमारा बॉर्डर एंड बॉर्डर हमने इस तरीके से करा है। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, एक टेबल इस तरीके से कंटेन हो गई है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितने अच्छे तरह लुक में हमारी टेबल को रिप्रेजेंट करता जा रहा है, और हमें कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ क्लासेस के हम क्या कर रहे हैं, नाम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर एंड बॉर्डर क्लास को हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। हमने अब यहाँ से क्या करना है, अब ये जो हम लिख रहे हैं इसकी जगह हम यहाँ पे जो हमने अलग अलग दिया है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, W3 टेबल, क्योंकि हमने जो ये देनी पड़ रही है अलग अलग, हम यहाँ पे सीधा एक साथ दे देंगे ऑल। हमने यहाँ पे जैसे ऑल दिया, और हम चाहते हैं जैसे ये करेंगे अब इसके अंदर, तो अब देखिए ये तब भी वही चीज़ अप्लाई होगी जो हमने यहाँ पे की थी। हम अलग से, हमें स्ट्रिप नहीं लिखना पड़ा, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ W3 ऑल लिख दिया। तो ऑल लिखने से भी ये सारी चीज़ें इस पर क्या हो गई हैं, अप्लाई हो गई हैं। या तो हम भी देखा था, हमने एक एक करके देखा था, बट एक एक करने से अच्छा तो हमने क्या कर दिया, W3 एबल जो उसकी टेबल की प्रॉपर्टी होती है वो सारी एक साथ इसमें लग चुकी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी होवर। होवर वाली आपको ऑलरेडी पता है कि माउस को लेके जाना, जब भी जब माउस को हम उसके ऊपर लेके जाते हैं टेबल के ऊपर, तो उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम वही प्रॉपर्टी कर रहे हैं, हमें यहाँ पे यूज़ करना है W3। ठीक है, एंड ये हमने ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। एंड आफ्टर दिस हम अपने ब्राउज़र पे रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, अभी अदरवाइज़ अभी यहाँ पे क्या होता, कुछ नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए माउस को हम लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे होवरेबल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यूज़ किए हैं, ये हमारा टेबल से रिलेटेड था। तो ये कितना आसान है हमारा CSS फ्रेमवर्क में, हमें कोई कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ क्लासेस के नाम यूज़ किए और आपकी टेबल क्या हुआ, आपका लुक कितना बेटर परफॉर्म हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने जो टेबल को करा है, तो इस तरीके से हम ये टेबल हम यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसमें कलर और तरीके से भी चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको TR क्लास जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने लेना है एक क्लास। अगर आप चाह रहे हो जैसे कलर इसमें कुछ और आ रहा है, हम चाहते हैं कलर हमारे हिसाब से आ जाए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं W3, हमने दे दिया लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, इस तरीके से दे देते हैं हम कोई भी। ये यहाँ पे यूज़ किया हमने, ये इस तरीके से TR टैग के अंदर यूज़ किया है। अगर ये TR टैग के यूज़ करने के बाद अब जैसे इसको आप करते हो ब्राउज़र पे रन, ठीक है, ये देख सकते हो, आप चाहते हो कि अपने हिसाब से कलर देना, तो कुछ नहीं, बस सीधा आपको TR टैग के सिर्फ इसी के अंदर आए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी के अंदर करा है ये। ठीक है, तो आप कलर भी दे सकते हो। तो आप चाहो तो अपने बस क्लासेस का नाम, ऑलरेडी कलर प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो कलर प्रॉपर्टी को आप यूज़ करके आप क्लासेस के अंदर आप इस तरीके से कलर दे सकते हैं।
यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं W3 CSS बटन क्लासेस। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे W3 BTN बटन, W3 वॉर एंड ब्लॉक, सर्कल एंड रिपल। W3 ऑलरेडी जो भी हम क्लासेस यूज़ करते हैं उसके साथ ये आता ही है, बट अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप BTN लिखते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक आता है एंड इस पर शैडो इफेक्ट भी आता है। W3 बटन करते हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जब हम होवर करते हैं तो ग्रे कलर आता है एंड इसके अंदर डिफरेंट इसकी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एंड W3 बार मतलब नेविगेशन बार बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं तो W3 बार प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे क्लास से। एंड ब्लॉक बनाने के लिए जैसे फुल विड्थ हमें 100% देनी है, देन वी यूज़ W3 ब्लॉक। एंड आफ्टर दिस W3 सर्कल, अगर आप चाहते हो बटन मेरे सर्कुलर बटन फॉर्म में आए, देन वी यूज़ प्रॉपर्टी W3 सर्कल। एंड रिपल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू क्रिएट रिपल इफेक्ट, रिपल टाइप के इफेक्ट देने के लिए हम यूज़ करेंगे इस क्लास का। बटन को हम 3 टाइप से बना सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे, या तो आप इनपुट टाइप के करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बटन टैग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाइपर लिंक करके कर सकते हैं। मैं तीनों तरीके से आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाए। ऑलरेडी हमने ये चीज़ें इनपुट टाइप, बटन और ये ए टैग, हाइपर लिंक, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हम ये यूज़ कर चुके हैं। किसके अंदर? ये सब चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं हम HTML के अंदर। अब हमें क्या CSS भी नहीं लगानी है, बस CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ करके हमें कोई स्टाइल नहीं देना। बस इसमें आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस को प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे हमें यूज़ करना है, सबसे पहले मैं बटन बता रही हूँ आपको, बटन टैग यूज़ करना कि बटन किस तरीके से, अगर आप बटन लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिया बटन एंड हमने यहाँ पे लिख दिया होम एंड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको बटन को क्लोज। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, एक और तरीका है, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है, यहाँ पे लिखा टाइप एंड यहाँ पे हमने दे दिया बटन एंड यहाँ पे हमें देना है वैल्यू के अंदर इक्वल में मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिट। यहाँ पे हमने दे दिया है सबमिट एंड इस तरीके से। अब यहाँ पे तीसरा तरीका है थर्ड, या तो फिर आप ये हाइपर लिंक के थ्रू इस तरीके से भी कर सकते हो, बट आपको डिफरेंस होना चाहिए। href हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आप जो भी बटन पे क्लिक करें तो वो कुछ ओपन हो इस तरीके से, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे दे दिया साइन अप एंड यहाँ से ए टैग को क्लोज कर दिया। पहले आप देख लीजिए, अभी मैं CSS की कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो यूज़ किया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने सिर्फ यही बटन यूज़ करे हैं यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बट अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, पहले एक बार इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं। ब्राउज़र पे रन करेंगे, इसे हमने रन किया तो ये हमारा इस तरीके ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होम आ गया, यहाँ पे सबमिट आ गया, ये साइन अप है। देखो इन दोनों बटन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट इस पे हाइपर लिंक आ रहा है। बट अब जो हम करेंगे स्टाइल, तो तीनों में कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, बस हमें कलर, हमें क्लासेस यूज़ करनी है। तो पहले अगर मैंने यहाँ पे जो बटन बनाया है इसके अंदर मैंने, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क जब भी यूज़ करते हैं तो हमारे ये हेडिंग ऊपर ऑलरेडी ये लिंक में हमने ऐड कर ही रखा है, बस क्लासेस के नाम यूज़ कीजिए। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे लिया क्लास एंड मैंने क्लास ऑलरेडी आपको अभी बताया था कि एक अगर हम करते हैं W3 BTN href के अंदर मैंने यहाँ पे भी एक क्लास यूज़ कर लेती हूँ। यही अभी मैं क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं W3 BTN, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अभी आप इसमें देखिए मैंने इस वाले में नहीं कुछ भी क्लास यूज़ की है। देन रन करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे बटन है यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कलर आ गया है इसके अंदर, ये जो दिखाई दे रहा है होम, ये अलग सा। अभी पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, हाइपर लिंक बना हुआ था, देखिए यहाँ पे पहले इस तरीके से आ रहा था, बट अब यहाँ पे ये नहीं आया। अब यहाँ पे कलर, जो कलर की बात करी थी ब्लैक बाय डिफॉल्ट होगा, हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे कलर तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें W3 ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हमें जो नेक्स्ट, इसमें भी हम यहाँ कर लेंगे, जो आप कलर दे देंगे W3 हमने यहाँ पे दे दिया है ब्लैक। अब इसे आप करते हैं रन, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने रन किया, ये देखो ये बटन इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अभी इसमें होवर वाली प्रॉपर्टी नहीं ली यूज़ हुई है, बट इस वाली क्लास में अब मैं यूज़ करूँगी जहाँ पे इनपुट टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यूज़ की क्लास। क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया है W3 एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बटन, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन यूज़ किया एंड यहाँ पे अब मैं कलर आप जो भी इसके अंदर दे देंगे, मैंने इसके अंदर अभी दिए, जैसे इसको रन करते हैं अभी फ़िलहाल, जैसे इसको किया अब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए अभी, ठीक है। हमें सिर्फ बटन आया बट इसके अंदर क्या नहीं आया, कोई कलर, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ W3 बटन लगी है। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, और हमने स्पेलिंग भी मिस्टेक लिख दी है क्लास की, तो ये देखिए एंड अब इसको रन करेंगे
इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले जो बटन से आ रहा था वो बटन नहीं आ रहा, और इसका कलर क्या आ रहा है, ग्रे कलर में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर क्या आ रहा है, ग्रे में आ रहा है। तो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो आप जो भी इसके अंदर आप कलर लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा W3, मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बोल रही थी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे पहले कलर देना ही होगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो उसका ब्लैक होता है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में आ गया। ये इस तरीके से होम बटन बना दिया हमने, सबमिट एंड ये साइन अप। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये इस तरीके से लोग इसमें दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये माउस इस पे लेके जाए तो होवर कलर चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से हमने बटन की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक तरीके से, इस तरीके से हमने क्या बना रहे हैं, एक पेज के ऊपर हमने ये बटन ले लिए। तो बटन से आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आपको राउंडेड करना है या सर्कल करना है तो आपको यूज़ करनी होगी इसके अंदर क्लासेस। तो अभी जैसे हमने किया, अभी तो ये नॉर्मल राउंडेड नहीं था, अब इसे हम सर्कल में यूज़ करेंगे एंड राउंडेड में। अब हम इसके यूज़ करेंगे सर्कल में या राउंड में। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ करनी है, मैंने यहाँ लिख दिया W3 सर्कल। तो यहाँ पे क्या होगी, सर्कल में आ जाएगी। एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि W3 यहाँ पे मैंने लिखा राउंड, तो राउंड में आ जाएगी। एंड यहाँ पे क्लासेस हमारी, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। एंड ये एडिटेड ऐसे ही रहने दिया। अब इसको रन करते हैं हम ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हो ये सर्कल में आ गई है, राउंड फॉर्म में आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी बटन से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बटन करी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम CSS से रिलेटेड करते हैं। W3CS लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, बेसिकली लिस्ट आपने अनऑर्डर एंड अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट की थी, तो सेम इसी तरीके से तो यहाँ पे यूज़ हो रही है W3CS लिस्ट प्रॉपर्टी। द इजीएस्ट वे टू क्रिएट W3CS लिस्ट बाय क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट एंड देन एडिंग W3 लिस्ट क्लास टू द ओपनिंग टैग UL टैग। यहाँ पे ऐसा नहीं है हम OL या UL इस तरीके से कुछ भी है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे UL टैग। दिस क्रिएट अ वेरी बेसिक लिस्ट आइटम, इट इज टैग वर्टिकली ओपन ईच अदर विद लोअर बॉर्डर एंड W3CS कैन बी यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट वेरियस स्टाइल ओवर W3UL। तो जैसे हम यूज़ करते थे अनऑर्डर एंड लिस्ट, तो हम उसमें स्टाइलिंग CSS यूज़ कर रहे थे, बट अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। लाइक दिस वन, जैसे फर्स्ट है इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर क्लासेस, जैसे फर्स्ट है बेसिक लिस्ट। तो बेसिक लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे W3UL। ठीक है, ये बेसिक लिस्ट दिखाएगी। एंड बॉर्डर के लिए हम यूज़ करेंगे W3 बॉर्डर क्लास। कार्ड, जैसे कार्ड के अभी दिखाऊंगी डिफरेंस क्या होगा इसमें, कार्ड जो होता है तो W3 कार्ड नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड W3 सेंटर, मतलब आपकी जो लिस्ट है वो सेंटर में आ जाएगी। एंड कलर लिस्ट आइटम, आप अपने लिस्ट आइटम जो आपने डाले हैं उसे कलर में दिखाना चाहते हो तो W3 कलर यूज़ कीजिए। एंड आप अपनी लिस्ट को क्या करना चाहते हैं, जैसे माउस को लेके जाए तो उस पर कलर चेंज हो जाए, तो होवरेबल लिस्ट बनानी है, देन भी यूज़ दिस वन W3 होवर कलर। एंड जैसे तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, अपने लिस्ट में LI क्लास और इस तरीके से W3 होवर रेड करोगे तो आपकी जो लिस्ट होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अब लिस्ट प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली करते हैं, क्योंकि थ्योरी से भी हमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इसलिए से हम प्रैक्टिकली पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, फर्स्ट बेसिक, बॉर्डर, कार्ड एंड सेंटर एंड कलर लिस्ट आइटम एंड होवरेबल लिस्ट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम लिस्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक पहले लिस्ट बनाते हैं, हमें जो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है इसके बारे में कि लिस्ट किस तरीके से बनती है। हमने यहाँ पे यूज़ किया UL, क्योंकि हम यहाँ ऑर्डर अनऑर्डर या इस तरीके से कुछ नहीं करें, हम सिर्फ यहाँ पे UL कर रहे हो क्योंकि लिस्ट बना रहे हैं। आप चाहो तो OL यूज़ कर सकते हो। LI को हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या है, हम बुक्स के नाम लिख लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे दिखाए। पहले मैंने एक हेडिंग डाली यहाँ पे H1 के अंदर मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया बुक्स। ठीक है, एंड हमने इस H1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब UL के अंदर हम लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे पहले दिया HTML एंड हमने इसके आगे नेक्स्ट हमने बनानी है। यहाँ पे हम इस तरीके से पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जितनी हमें लिस्ट चाहिए। हमने यहाँ पे लिया है, इस तरीके से ले लिया। हमने यहाँ पे दे दी जावा एंड नेक्स्ट हमने दे दी PHP एंड नेक्स्ट लिस्ट का नाम हमने दे दिया है यहाँ पे C++। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट को बना सकते हैं। तो ये हमने बनाई। अब इसी के अंदर अब अगर आप देखोगे अभी हमने कोई स्टाइल नहीं दे रहे हैं। जब हम स्टाइल नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे जो पहले इसको UL को क्लोज कर लीजिए एंड आप इसको अब रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो इस तरीके से दिख रही है। अब हमें इसे स्टाइल यूज़ करना है, तो स्टाइल यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करनी होगी क्लास प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास पहले हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये UL के अंदर कर रहे हैं, फिर हम अगर लिस्ट के लिए अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी हमें लिस्ट के अंदर नहीं, अभी क्योंकि हमें बेसिक लिस्ट करनी है क्रिएट, तो हमने लिखा यहाँ पे क्लास
ठीक है। क्लास के अंदर हम फर्स्ट क्लास जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा W3 एंड UL नॉर्मल। तो अब इस तरीके से लिखते हैं तो आपका जो ये डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है, हमारे पे जैसे इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रही है, अभी आप देख सकते थे जो लिस्ट आई थी इस तरीके से डॉट डॉट में आ रही थी, मतलब ये जो दिखाई दे रहे हैं ये बुलेट्स में दिखाई दे रही थी, बट अब जैसे ही मैंने UL लिखा तो आपको लिस्ट ऐसे बेसिक में दिखाई देगी। आई होप ये क्लियर हो रही होगी चीज़ें। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया था ये हमारा जो इसके साथ दिखाई दे रहा था, तो तब हमारा ये नॉर्मल HTML फॉर्म में दिखाई दे रहा था। जैसे ही हमने CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रो फॉर्म में आ गया, ठीक है, जैसे कि टेबल टाइप में जा देते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक लिस्ट है जो हमने अभी यूज़ की है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अगर हम अब यूज़ करते हैं यहाँ पे बॉर्डर, W3 हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बॉर्डर, ठीक है। एक एक करके हमें सारी प्रॉपर्टी को देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर, पहले ये नीचे आ रहा था, अब देखो चारों तरफ से बॉर्डर लिस्ट किस में से ली गई है, हमारी बॉर्डर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हमने अभी करी है बॉर्डर से रिलेटेड। अब हमें यूज़ करना है एज ए कार्ड। कार्ड किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें हमने बॉर्डर को हटाते हैं, हमने यहाँ पे यूज़ करना है कार्ड, W3 कार्ड। कार्ड ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, W3 कार्ड यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया। ये 4 या 2 जो देते हैं हम शैडो के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, कि कितना आपको शैडो देना है, मतलब इस तरह से आता है शैडो जो परछाई जैसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड। अब इसको डिफरेंस दिखा दूंगी आपको मैं। तो यहाँ पे क्या करा है, ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ना शैडो आ रहा है, इसको बोलते हैं शैडो। जो ये इसके इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो दिखाई दे रहा है शैडो, इसको बोलते हैं हम। ये जो लाइन दिख रही होगी इधर से शैडो, ठीक है, इसको शैडो बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या है, इसको शैडो में दे दिया है। और ये देखो किस तरीके से पहले जो आ रही थी वो इस तरीके से सिर्फ एक बॉर्डर में आ रही थी, अब हमने इसको कार्ड में इस तरीके से सेट कर दिया, जैसे कि एक अलग से। अभी ये देखिए तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और बट ये अलग से बिल्कुल उभरा हुआ बाहर को दिखाई दे रहा है। ये वाला डिफरेंस देखिए, पहले वाला ये ऐसे था, ठीक है, अब ये लग रहा है जो कार्ड है जैसे कार्ड बना हुआ हो, कार्ड बाहर को निकला हो, ठीक है। जैसे ये टेबल फॉर्म में दिखाई दे रही है, ऊपर जो टेबल दिखाई दे रही है, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से ऊपर से किसी से बॉक्स को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने कार्ड को यूज़ किया। अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते हो तो इसकी शैडो और थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, ठीक है। इसे करते हैं हम, तो देखिए इसकी शैडो थोड़ी कम सी हो गई है, पहले थोड़ी ज़्यादा थी और अब इसकी शैडो क्या हो गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें इसको यूज़ करना है, जो ये लिस्ट आ रही है हमें इसमें यूज़ करना है सेंटर। तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे W3, हमने यहाँ पे यूज़ करनी है क्लास का नाम, हमें जो भी इसके अंदर हमने ले लिया यहाँ पे सेंटर, क्योंकि हम सेंटर करना चाहते हैं। अभी जब कर रहे थे तो वो हमारा लेफ़्ट में आ रहा था, ठीक है। तो अभी आपकी लिस्ट कहाँ पे आ गई है, सेंटर में आ गई है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने अब यहाँ पे यूज़ करा है, लिस्ट कर लिया है, सेंटर कर लिया। अब हमें यूज़ करना है कलर। तो कलर के लिए जो हमारी लिस्ट है वो किस कलर में आनी चाहिए, तो ऑलरेडी कलर प्रॉपर्टी पता ही है आपको W3। इसमें आपको कलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया है पिंक। रन करते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए इस पर पिंक कलर आ चुका है। तो ये हमने लिस्ट को कलर में फॉर्म में भी यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट है अब हमें यूज़ करना है होवर, मतलब कि होवर का मतलब लिस्ट पे हम जाएँ तो माउस पे उस पर कलर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम होवरेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो होवरेबल प्रॉपर्टी हमेशा लिस्ट आइटम के अंदर हमें यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे यूज़ करोगे आप LI टैग के अंदर, हम अपने माउस को लेके जाएं तो इसकी कलर चेंज होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड। ऑलरेडी होवर प्रॉपर्टी कई बार मैं करा चुकी हूँ, बट ये हमारी लिस्ट से रिलेटेड है। लिस्ट से रिलेटेड में हमें यहाँ पे यूज़ करना है W3 ओवर, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ग्रीन, ठीक है। देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, इस पे कलर चेंज नहीं हुआ बट इन पे कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट में जाके आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमने लिस्ट प्रॉपर्टी करी है। आप इसके अंदर आप लिस्ट की जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। अब मैं आपको एक लिस्ट का वो बता रही हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बटन क्लोज, जैसे आपने देखा होगा जैसे हम इस पर क्लोज करते तो ये यहाँ से मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है लिस्ट विद द क्लोज बटन, एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो इसके लिए हमें यूज़ करना है। उसके लिए हमें बटन के, हम चाहते हैं कोई क्लिक करें, क्लिक करने पे ये बंद दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है, वो मैं इसमें अभी कवर करा रही हूँ आपको। क्लोजेबल लिस्ट आइटम, हम अपने जो आइटम है लिस्ट का हम क्लोज वाला बनाना चाहते हैं तो आपको एक यूज़ करना होगा सिंपल यहाँ पे कि स्पैन के अंदर, ठीक है, स्पैन टैग यूज़ करना है। स्पैन टैग स्टार्ट करोगे, स्पैन टैग को क्लोज करोगे, ठीक है। हमें इस तरीके से यूज़ करना होगा। हमने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट के अंदर तो जो आपकी जो भी नाम है वो रख लिया हमने, बस इसमें स्पैन के अंदर स्पैन टैग स्टार्ट करना है, स्पैन टैग को क्लोज करना है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब बटन के क्लिक करने पे,
ऑन क्लिक पे आपको ये लाइन लिखनी है, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ये कुछ हमने बनाया हुआ नहीं है, इसका मतलब होता है जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है उस पर जैसे क्लिक करें तो वो डिस्प्ले क्या हो जाए, नन हो जाए, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो कुछ दिखाई नहीं देना, मतलब नन दे देना है हमें यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले में हमने देना है यहाँ पे नन। एंड आपकी जो भी क्लास है आप जो चाहते हो सेटिंग करना, W3 बटन, W3 जो भी आपका बटन है वो राइट में दिखे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जो देना चाहते हो आप वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपनी। ठीक है, इसको क्लास को हमें यहाँ पे यूज़ करना है अपना। इसके अंदर हमें क्लिकेबल बनाना है। क्लिकेबल बनाने के लिए हमें अपने इसके अंदर क्लासेस को यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे UL के अंदर, आप इसके अंदर लिखोगे जैसे लाइक इसको ले रखा है हमने UL के अंदर, W3 क्लास पर्पल ली हुआ है। इसके जैसे हमने कलर जो यूज़ किया हुआ है हमने इसको ले लिया। अभी हम पर्पल कलर हटा देते हैं इसके अंदर से। हमने यहाँ पे ले लिया डिस्प्ले। ठीक है, देन हमने यहाँ पे यूज़ की कंटेनर। इस तरीके से स्पेलिंग डिस्प्ले की हमें गलत लिख दिया, तो हमें यहाँ पे रखना है डिस्प्ले कंटेनर। एंड हमें इसके बाद क्या यूज़ करना होगा, आप जो यूज़ करते हो स्पैन, हमें कहाँ पे HTML के बाद हमने स्पैन टैग को स्टार्ट करना है। और स्पैन के अंदर हमें यूज़ करनी है, क्योंकि स्पैन मतलब अलग से, स्पैन का मतलब होता है जैसे आप अपने उस पार्ट को अलग कर रहे हो उससे। ठीक है, तो स्पैन टैग के अंदर हमें यूज़ करनी है प्रॉपर्टी ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर आप किसको करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्लोज हो, तो हमें यूज़ करना होता है दिस डॉट पेरेंट। ठीक है, दिस डॉट पेरेंट हमें इस, और हमें क्लिक केवल हमें ये बनाना होता है दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट स्टाइल। वैसे आप जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा सीखोगे ये सारी चीज़ें। स्टाइल डॉट डिस्प्ले। एंड इसके बाद हमें, तो यहाँ पे हमने ये क्लोज नहीं कर रहे हैं, साथ करते क्लोज कर रहे हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हमें अब यहाँ पे यूज़ करना है क्या, हम चाहते हैं कि वो विजिबल ना हो, तो हमें यहाँ पे देना होगा क्या, नन। ठीक है, नन हमें यहाँ पे देना है। एंड इस तरीके से हमें नन देने के बाद हमारे पास जो, क्योंकि वो बटन होता है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्लास। क्लास इक्वल में यहाँ पे हमें यूज़ करनी है हमें अपनी नन प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे W3 यहाँ पे बटन। ठीक है, तो जो हमें प्रॉपर्टी है वो उसको हमें यहाँ पे, इसको हम रन करते हैं ब्राउज़र से। इसको अब यहाँ पे गया तो देखिए इस तरीके से जैसे आप करोगे, अब ये देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया। अब इसे क्रॉस करोगे तो यहाँ से ये क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट हम इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को करते हैं। यहाँ पे हमने सारी ये लिस्ट प्रॉपर्टी कर ली है। यहाँ पे हम कर रहे हैं हम नेक्स्ट W3 CSS इमेज। इमेज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी वेबसाइट। तो इमेजेस हमारे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। तो W3 CSS के अंदर इमेजेस विद द क्लास दैट कैन ईजिली चेंज द वे ऑफ इमेज। आप इमेज के लुक को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है राउंडेड में, दूसरी दिखाई दे रही है सर्कल में, एंड थर्ड इज द बॉर्डर। एंड नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है कि इमेज के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पे हमें इन क्लासेस को यूज़ करना होता है। और आप लोग और डेप्थ में करना चाहते हो तो आप W3 साइट, जो W3 स्कूल की साइट है, आप वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये W3 स्कूल ने ही बनाई हुई है, तो आपको वहाँ से और भी इसके डेप्थ में कंटेंट मिल जाएगा। बट ये आपको मैं OA लेवल के सिलेबस के हिसाब से करा रही हूँ। बट इसके लिए W3 CSS आप अगर पूरा फुल और डेप्थ में करना चाहते हैं तो आप W3 स्कूल साइट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज की अब हमें डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जैसे दिखाई दे रही है राउंडेड इमेज, तो आपको यूज़ करना है W3 राउंड। सर्कल इमेज, सर्कल को यूज़ करेंगे। बॉर्डर इमेज, तो बॉर्डर को यूज़ करेंगे। आप इमेज एज ए कार्ड, तो कार्ड में यूज़ करेंगे। इमेज के ऊपर टेक्स्ट है तो आपको W3 डिस्प्ले कंटेनर टेक्स्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे। एंड यहाँ पे आपको जैसे रिस्पॉन्सिव इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं तो W3 रिस्पॉन्सिव इमेज मतलब क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप मोबाइल में देख रहे हो या फिर फ़ोन में, मतलब मोबाइल फ़ोन सेम भी बात हो गई, मतलब डेस्कटॉप में देख रहे हो या फिर टैबलेट में देख रहे हो, तो वो उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो इफ़ यू वांट द इमेज टू स्केल अप बोथ अप एंड डाउन ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेट द CSS विद प्रॉपर्टी। अदरवाइज आप ये W3 इमेज यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि CSS विद प्रॉपर्टी 100% रहे तो आपको यूज़ करना होगा स्टाइल विद इक्वल टू में 100%, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओपेसिटी, आप इमेज ओपेसिटी को कम करना चाहते हो तो W3 ओपेसिटी को यूज़ करोगे। आप इमेज पे इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप W3 होवर, जो भी आप स्केल, जो कलर, जो भी देना चाहते हो आप वो उसको यूज़ करते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे हम इमेज लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया डिव। एक डिव बनाते हैं पहले तो, क्योंकि हम इमेज को डिव के अंदर रखना चाहेंगे। डिव के अंदर हमने क्लास ही ली। क्लास के अंदर हमने वही W3 कंटेनर हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, कंटेनर।
एंड हमने यहाँ पे आप जो चाहो कलर वैसे यूज़ कर सकते हो, डिप का ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बारे में अब हमें क्या इसमें एक इमेज लेनी है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है IMG, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो IMG यहाँ पे टैग यूज़ किया हमने IMG के अंदर, एंड हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SRC के अंदर। अब आप इसके अंदर आप अपनी इमेज का पाथ सेट कर दोगे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली nature1.jpg एंड देन हमने इसको इमेज को दे दिया है। बट अभी मैंने इमेज की क्लास यूज़ नहीं करी है। जैसे आप इस पर अब रन करोगे तो यहाँ पे देखिए अभी जो इमेज आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, आ तो कंटेनर के अंदर रही है, ठीक है। बट अब ये यहाँ पे जो इमेज है इसको हमें अब इस कंटेनर के अंदर सेट करिए, तो इसलिए अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। लाइक जैसे कि मुझे क्लास मतलब क्या है, राउंडेड में चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लास लिखना है। क्लास में वही हम अपनी जो यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस को, वो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अपनी क्लास के अंदर हमने यहाँ पे लिया क्लास एंड इक्वल, हमने यहाँ पे लिया एंड हमने यहाँ पे ले रहे हैं W3। मैंने इसको इमेज को डाल दिया किस में, सर्कल में, ठीक है। अगर मैंने इसे सर्कल में डाल दिया तो इस तरीके से इसके अंदर, अब आप इसके अंदर आप देखोगे अब इसकी हाइट एंड विड्थ अगर आप देना चाहते हो या स्टाइल, इसके अंदर अभी फ़िलहाल मैं स्टाइल नहीं दे रही, अभी फ़िलहाल आप इसको समझिए कितनी हमें देनी भी है। तो स्टाइल हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इमेज क्या है, ये सर्कल में आ चुकी है। आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे आपकी इमेज क्या आ गई है, सर्कल में आ चुकी है, सेट हो गई है ये हमारी इमेजेस। अब हमें अपने इस इमेजेस को डिफरेंट जैसे हमने सर्कल किया, मुझे राउंडेड में करना है, तो मैं इसको राउंडेड में करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम W3 सर्कल की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउंडेड प्रॉपर्टी। डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है हमारी इमेज से रिलेटेड, अब उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे देते हैं W3 राउंड प्रॉपर्टी को दिया हमने इमेज के अंदर। ये हमारी कौन सी है कि राउंड प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो हमारी राउंड में आएगी। और इसको स्टाइल में आपने विड्थ दे सकते हो, आप इसकी जो भी देनी है आपको 30% 20% आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहले इसको हम देखते हैं राउंड में करके, ठीक है। तो ये देखिए राउंड में ये जो साइड से होती है राउंड, इस तरीके से राउंड में आ चुकी है हमारे पास ये। अब इसी के अंदर हमें इसकी और भी हाइट एंड, अपनी इमेज बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही है, हमें राउंड शेप में, तो हमें इसमें वही स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। आप स्टाइल टैग यूज़ करना है हमें इसके अंदर, यहाँ पे स्टाइल, और इसकी हम विड्थ सेट कर देंगे हम जितनी हमें सेट करनी है। विड्थ हमने दे दी है इसकी 20%, तो अब इसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउंडेड शेप में दिखाई दे रही है आपको। अब इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके अंदर अब मैं ये चाहती हूँ कि सर्कल में आ जाए, तो अब एक और इमेज लेते हैं हम, ये सर्कल में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम अब यहाँ पे राउंड की जगह यहाँ पे सर्कल दे देते हैं। इसे हम हटाते हैं UL टैग को, हम इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे रन करते हैं, तो देखिए एक इमेज हमारी सर्कल में आ गई, एक हमारी राउंड में, क्योंकि मैंने कंटेनर ले रखा है इसलिए ये अटैच हो रखा है। तो ऑलरेडी ये चीज़ ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने डिब ले रखी है और ये बिल्कुल अटैच हो गया है। तो कंटेनर हमारा अटैच होता है। अदर इस बात हम जो चीज़ें हैं ये यूज़ करनी होती है। यहाँ पे सर्कल कर लिया है, यहाँ पे हमने राउंड कर लिया है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हमने यूज़ की है। अब एक और आप इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है हम इसे यूज़ करेंगे अब एज ए कार्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसकी जगह हमें कार्ड फॉर्म में इसके अंदर यूज़ करना होगा। यहाँ पे अब यूज़ कर लेते हैं इस इमेज को हम कार्ड फॉर्म में। तो W3 हमने यहाँ पे लिखा कार्ड, ऑलरेडी भी 4 बताया था। अब इसके अंदर एक डिव लिख लेते हैं हम, ताकि ये हमारे डिव, ताकि हम इसमें कुछ लिख सकें इसके नीचे। तो हमने इमेज के बारे में जैसे हम कुछ लिखना होता है, हमने यहाँ पे लिया, हमने दे दिया इसके बारे में इट इज़ यूज़ फॉर द नेचर इमेज, या कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लेते हैं H4 हेडिंग, एंड हमने दे दिया नेचर इमेज, और हमने यहाँ पे ये क्लोज़ कर दिया, एंड यहाँ पे हमने डिव को भी क्लोज़ कर दिया। तो देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे W3 यूज़ किया है, कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्या कि W3 कार्ड, तो ये कार्ड के फॉर्म में दिखाई देगी हमारे पास इमेज। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नेचर, इसके इस तरीके से। तो आप दे सकते हो, आप अपने ये लाइब्रेरी को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेजेस की डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें। अब मुझे चाहिए इमेज के ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है जो हमने जो भी हमें जैसे लेफ़्ट में लिखना है या राइट में लिखना है, जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं इमेज के ऊपर। तो इमेज के ऊपर लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा,
जैसे हम यहाँ चाहते हैं इमेज के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पे हमने कंटेनर नेचर इमेज लिखा है, हम इसी के अंदर लिख लेते हैं ये नेचर इमेज लिखना चाह रहे हैं, कहाँ पे, टॉप पे या लेफ्ट पे या राइट पे। तो इस तरीके से लिखने के लिए आपको यूज़ करना है इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है कंटेनर की जगह डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले हमने यहाँ पे ले लेते हैं, हमें कहाँ पे चाहते हैं, टॉप लेफ्ट में, तो हमने ले लिया टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। W3 डिस्प्ले टॉप, ये कहाँ पे लिखना चाहिए, टॉप के इसके लेफ्ट में, और हमने इसमें वही अब अपना W3 कंटेनर ये इस तरीके से ले लिया हमने। यहाँ पे रन करते हैं। अब ये हमने जैसे ही किया तो ये देखिए यहाँ पे ये नेचर इमेज इसके ऊपर लिखा हो गया, पहले ये हमने नीचे लिखा हुआ था, अब ये इसी के ऊपर। अगर आप कहीं भी लिखना चाहो, अब मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मैं चाहती हूँ ये टॉप राइट में आ जाए, ठीक है। तो आपके ये टॉप राइट में आ जाएगा, अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप क्योंकि हमने ये इस डिप के अंदर लिया, इस डिप को आपको देखना है, तो इस तरीके से डिप को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस डिप के अंदर हमने डिप इसके अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो रेड कलर में आएगा। तो हमने कहा कि जो डिप में जो आप लिख रहे हो वो नेचर इमेज वो इसके कंटेनर के टॉप लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, आप जहाँ भी चाहते हो। बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेज से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को कर लिया है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इमेज से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी और मैं आपको बता दूं जो मैंने बोला था, जैसे कि हमें रिस्पॉन्सिव इमेज से रिलेटेड। तो लाइक जैसे आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, अब इसको एक बार मैं इसको समझाती हूँ। रिस्पॉन्सिव का मतलब आप इसको रन करेंगे, ठीक है। जैसे आपने इसको रन किया अपने ब्राउज़र पे, इसको जैसे रन होएगा ये हमारा ब्राउज़र पे, तो हमारी जो इमेज अगर उसे मैं फ़ोन में देखूँ तो उसी के अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए। अगर मैं उसे टैबलेट में देख रही हूँ चाहे लैपटॉप में, तो वो इमेज हमारी पूरी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए यूज़ करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट, ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको चेक करनी होती है रिस्पॉन्सिव। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक कर रही हूँ आईफोन में, तो इमेज क्या हो रही है, कट रही है। अभी से दोबारा से करते हैं हम इसे, यहाँ से देखिए इमेजेस इसमें इस तरीके से दिख रही है, आईपैड में इस तरीके से इमेज कट रही है आपकी, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, इमेज को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ करनी होगी W3 इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं क्लास की। तो यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है हमने जो इमेज, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है W3 इमेज रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब रहेगी हमारे पास इमेज पूरी ही आपको शो होती है अगर हम W3 इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको करा है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ करना है W3 ओपेसिटी, यहाँ पे हमने यूज़ करनी है प्रॉपर्टी जो W3 क्लास यूज़ करनी है हमें। W3 हमने यहाँ पे ओपेसिटी ली, तो यहाँ पे जो आपकी जो इमेज है, ठीक है, आप उस इमेज को कितना मतलब क्या करना चाहते हैं इमेज के अंदर, तो हमने मतलब ओपेसिटी होता है कि थोड़ा लाइट कलर जैसे आ जाता है, हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको रन करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इमेज कैसी हो गई है, ब्लर सी हो गई है, तो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो हमें डिफरेंट हमें यूज़ करनी है इसके अंदर, जो हमने यूज़ की है इमेज रिलेटेड प्रॉपर्टियाँ। अब यहाँ पे हम होवर प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं, होवर, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ करते हैं होवर ओपेसिटी इस तरीके से। अब इसको लेके जाते हैं हम, इसको रन करते हैं, तो देखिए जैसे जा रहा है माउस इस पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, ओपेसिटी हो जा रही है, मतलब कलर क्या हो जा रहा है, लाइट हो रहा है। माउस को लेके जा रहा है, बस कितना आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है। जैसे इसको हम लेके जा रहे हैं हमारा माउस क्या हो रहा है, ओपेसिटी। हमने क्या करा, माउस ओवर ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये हमारी एक और प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है हमने। तो यहाँ पे हमारी इमेज से रिलेटेड जितनी क्लासेस हैं हम उसको यूज़ कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है ग्रिड। कंटिन्यू करते हैं उसी पार्ट। W3CS ग्रिड, ग्रिड क्या होता है, ग्रिड एक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट करता है ये 12 कॉलम। जो हमारा W3CSS है, हमारी जो वेबसाइट्स बनती है वो ग्रिड फॉर्म में ही बनती है। तो उसको हम क्या, तो ग्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, सपोर्ट करता है 12 कॉलम को। बाय 12 कॉलम वी सजेस्ट दैट ईच रो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम। यहाँ पे जो वेबसाइट है वो पूरे आपके 12 मतलब एक रो में उसके अंदर 12 कॉलम, मतलब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, चाहे हम फ़ोन में देखें, चाहे टैबलेट में देखें, चाहे डेस्कटॉप में देखें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो W3CS ग्रिड का जो यूज़ होता है बेसिकली स्क्रीन साइज के लिए यूज़ किया जाता है। तो W3CS ग्रिड सिस्टम है जो टारगेट करता है 3 स्क्रीन साइज को। फर्स्ट है स्मॉल स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन एंड द लार्ज स्क्रीन। तो स्मॉल स्क्रीन आपको पता है फ़ोन, मीडियम स्क्रीन इधर आपके ये टैबलेट, ये हमारा लार्ज स्क्रीन हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप।
तो रिस्पॉन्सिव लेआउट एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप इस रिस्पॉन्सिव लेआउट जो होती है वो एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज द स्क्रीन साइज। रो इज क्रिएटेड, यहाँ पे जो भी है हम यूज़ करते हैं जब ग्रिड सिस्टम को, तो अपने आप हमारी जो हमने वेबसाइट है वो उस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। चाहे आप फोन में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, अगर हम टैबलेट में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, अगर हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बट किसकी हेल्प से? W3CS ग्रिड की हेल्प से। तो बेसिकली ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारे पास 1 रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट किया जाता है W3 की रो क्लास से, एंड मैक्सिमम कॉलम इसके अंदर 12 होते हैं। तो कॉलम को स्पेसिफाई किया जाता है W3 कॉल क्लास से। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है इसके अंदर, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो रो है 12 में डिवाइड हो रही है। और यहाँ पे क्या है कि जो दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 12 कॉलम, ये जो 12 कॉलम ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा फोन के लिए हो गया, ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है लार्ज स्क्रीन के लिए। तो दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 12 कॉलम ऑन ए स्मॉल स्क्रीन। तो दिस पार्ट, ये जो 12 कॉलम की जो जगह है वो ये पूरा स्मॉल स्क्रीन के लिए ये साइज हो जाता है, ठीक है। तो दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 12 कॉलम ऑन ए स्मॉल स्क्रीन एंड 4 ऑन ए मीडियम स्क्रीन एंड 3 ऑन ए लार्ज स्क्रीन। मतलब अगर ये 12 कॉलम है तो ये इसको क्या कर देगा, एक इस पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपाई हो रहे हैं वहाँ पे 12 कॉलम हो रहे हैं स्मॉल स्क्रीन, एंड 4 किसके लिए हो रहे हैं? मीडियम के लिए, और 3 हो रहे हैं हमारे लार्ज स्क्रीन के लिए। किस तरीके से? जैसे 3 3, तो ये हमारे डिवाइड, हम 3 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे कितना बना रहा है? 12 को, और हमारा 12 पूरा कॉलम मिलके एक पूरा हमारा ये पार्ट बनाता है। तो हमारा स्मॉल स्क्रीन पूरे 12, पूरे मतलब एक स्क्रीन के अंदर हमारे एक तरीके से कितने कॉलम है? 12 कॉलम है। 12 ऑक्यूपाई होते हैं हमारे स्मॉल स्क्रीन के लिए, और हमारे 3 कॉलम ऑक्यूपाई होते हैं हमारे लार्ज स्क्रीन के लिए, 4 कॉलम ऑक्यूपाई होते हैं हमारे मीडियम स्क्रीन के लिए। तो जैसे ये इतना दिखाई दे रहा है इतना पार्ट, ठीक है, तो ये 12 की प्लेस इस तरीके से ले लेगा आपका। दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 12 कॉलम ऑन ए स्मॉल स्क्रीन एंड 8 ऑन ए मीडियम स्क्रीन एंड 9 ऑन ए लार्ज स्क्रीन। तो ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इतना 3 जो दिखाई दे रहा है ये हमारा स्मॉल स्क्रीन के लिए हो गया। बट जो इतना हमें दिखाई दे रहा है पार्ट, तो दिस पार्ट विल ऑक्यूपाई 12 कॉलम ऑन ए स्मॉल स्क्रीन, 8 ऑन ए मीडियम स्क्रीन एंड 9 ऑन लार्ज स्क्रीन। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, ये ग्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रिड के अंदर रिस्पॉन्सिव इसमें समझते हैं। तो W3CS ग्रिड सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिव है, द कॉलम विल बी रीअरेंज, आप अपने आप कॉलम को रीअरेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। ऑन ए बिग स्क्रीन इट माइट बी लुक बेटर विद द कंटेंट ऑर्गेनाइज इन द 3 कॉलम। बिग स्क्रीन के अंदर ये 3 कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है, बट ऑन ए स्मॉल स्क्रीन इट माइट बी बेटर इफ द कंटेंट वर स्टैक। मतलब आपने देखा होगा, अगर आपकी जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर से मान लीजिए यही है, अगर इसमें अगर मेरा कंटेंट आपने, अगर हम बात करें मेरा कंटेंट, अगर एक बार वर्ड का एग्जांपल आपको समझा था कि आपको रिस्पॉन्सिव का कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड का कंसेप्ट समझाती हूँ। तो जैसे इसके अंदर हमारे पास कॉलम, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको समझना है आपको। हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास पेज कॉलम का। अभी ये सारा जो है ये हमारे पूरा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है तो बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि पूरे पेज पे सेट हो गया। बट मेरा फ़ोन थोड़ा छोटा है, मतलब टैबलेट हो गया, तो मैंने इसको 2 कॉलम में, तो देखो 2 कॉलम में जैसे सेट करा तो ये इस तरीके से, तो साइज वही होगा बट कंटेंट ऐसा तो नहीं कि गायब हो गया, कंटेंट पूरा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बट अगर आपका स्मार्टफोन है तो यही कंटेंट अगर मैं इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दूँ तो ये देखिए ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे कॉलम, अब जैसे मैं इसके अंदर और भी कंटेंट लूँ, क्योंकि जब तक उसके अंदर स्पेस है तो वो पहले तो इसी में सेट होगा, जैसे ही होगा अगर ख़त्म हो रहा है कंटेंट यहाँ पे तो वो नेक्स्ट वाली जो स्पेस, जो नेक्स्ट कंटेंट है वो 3rd कॉलम में सेट कर देगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारे मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आपने देखा होगा आपकी जैसे वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें अगर हम मेनू टैब देखते हैं तो पूरा दिखाई दे रहा होता है, बट जैसे फ़ोन में देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ आपको लाइव। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है W3 स्कूल साइट की। अभी ये देखिए ये हमारे पूरा, क्योंकि पूरा सेट है, क्योंकि लार्ज स्क्रीन दिखाई दे रही है डेस्कटॉप पे, बट इसे मैं फ़ोन में देखना चाहूँ तो मेरे जो टैब होंगे ये क्या हो जाएंगे, HTML के नीचे ये टैब सारे एक इसमें आ जाएंगे, हमारे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए पूरा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसके स्क्रीन को अब मैं से फ़ोन में देखना चाहती हूँ तो ये मेरे टैब ना यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए ये इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। तो टैब मेरा इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है।
तो टैब हमारे पास जैसा था कि वो हमारे पास ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, ये हमारे पास क्या मेनू टैब एक यहाँ पे छोटे से उसमें देखा होगा 3 डॉट जो आ रही थी लाइनें, ये टैब उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से अगेन देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका मेनू टैब है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको मेनू टैब, आपको पूरा ये आपका मेनू टैब बन चुका है। अब इसे हम और देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपके मेनू टैब बन गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो दिखाई देता है ये हमारे मेनू टैब्स में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो वेबसाइट्स के जो आपको दिखाई देते हैं, आपको कुछ भी इसमें से गायब नहीं होता, सारे क्या हो जाता है, ये एक स्टैक के फॉर्म में। स्टैक का मतलब ये HTML के नीचे CSS, CSS के नीचे जावास्क्रिप्ट, तो इस तरीके से एक टैब में आ जाते हैं। तो वो हमारी क्या उसके फ़ोन के अकॉर्डिंग हमारी सेट हो चुकी है। तो आई होप ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबली क्लियर होगी। बट ये सब चीज़ें किसके थ्रू होती है, W3 CSS में ग्रिड सिस्टम के थ्रू। अभी से हम और भी यहाँ पे क्या है, हमारे पास W3 रो पैडिंग है एंड W3 रो पैडिंग एंड राइट पैडिंग एंड W3 कॉलम। तो W3 रो के मतलब क्या, कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद नो पैडिंग। W3 रो पैडिंग करते हैं, उसमें हमारी पैडिंग यूज़ होती है। W3 कॉलम यूज़ करते हैं, तो डिफाइन 1 कॉलम इन ए 12 कॉलम, मतलब कि कॉलम आपके इसमें रो होती है पूरी 12 कॉलम में डिवाइड होती है। तो एक एक करके आप समझते हैं इसमें किस तरीके से यूज़ करने हैं कॉलम को। अगर आपकी स्मॉल स्क्रीन डिवाइस है तो S1, S2, S3, S4 और S12 यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। S1 मतलब डिफाइन 1 ऑफ 12 कॉलम विथ, मतलब जो आपकी अगर आप स्मॉल स्क्रीन में आप डिफाइन करना चाहते हो कॉलम का साइज, तो आपको ये यूज़ होगा, कितना लेगा, क्योंकि 12 कॉलम है तो 12 मतलब 8 मतलब एक कॉलम का साइज कितना है यहाँ पे 8 पॉइंट इतना समथिंग। तो मतलब कितना, क्योंकि 12 इंटू की हर एक रो में कितने कॉलम होते हैं 12, तो 12 इंटू 8 96। तो इस तरीके से ये सेट होते हैं। अब यहाँ पे S2 की बात कर रहे हैं, तो S2 मतलब कितने कॉलम बनेंगे 2, तो 2 बनेंगे और कितने कॉलम होते हैं हमारे पास 12, तो मतलब 50-50% के हिसाब से, मतलब यहाँ पे कितने हैं आपके, जैसे यहाँ पे क्या है कि S1 कि आपके 12 कॉलम, हर एक कॉलम लेगा 8%। यहाँ पे अगर 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना की साइज लेगा वो 16.60% के हिसाब से, मतलब कितने 6 बन गए ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 कॉलम का साइज मतलब कितना होगा यहाँ पे 16.6। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो मतलब कितना हो गया एक तरीके से 25%, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम जो रो है, रो कितनी है हमारे पास 12, तो मतलब 3 कॉलम डिफाइन यहाँ पे कितने करेंगे, 3 कॉलम का डिफाइन साइज कितना होगा 25। 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना सेट होगा 33.3%। ऐसे 12 तो पूरा 100% लेगा। तो स्मॉल स्क्रीन में हमें ये साइज लेने होते हैं। अगर हमें एक कॉलम के हिसाब से करना है तो हम S1 को लेंगे, 2 कॉलम के हिसाब से करना है तो हम ये लेंगे। हम चाहते हैं जो हमारा कंटेंट है अगर एक कॉलम में सेट हो तो S1 को, हम चाहते हैं हमारा कंटेंट 2 कॉलम में सेट हो तो S2 लेंगे, हम चाहते हैं हमारा कंटेंट 3 कॉलम में सेट हो तो S3, हम चाहते हैं पूरा आ जाए तो आपको लिखना है S12। ऐसे मीडियम स्क्रीन के लिए M1, वही चीज़ें M2, M3, M4, ठीक है। मीडियम स्क्रीन के लिए, डेस्कटॉप के लिए ये हमें डिफाइन करने होते हैं। लार्ज स्क्रीन के लिए L1, L2, L3, L4, वही L3 हमारा 8, मतलब एक कॉलम आपका अगर लार्ज स्क्रीन में है तो वो 8% जगह लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साइज होते हैं ग्रिड सिस्टम में। आई होप ये चीज़ थोड़ी बहुत है जैसे आपको लग रहा होगा शायद ये क्या है, पता नहीं क्लियर नहीं हो रही होंगी चीज़ें, बट ये रिस्पॉन्सिव, ये एक साइज होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है पूरी, इस पूरी स्क्रीन में कितने हैं 12 कॉलम आ सकते हैं। तो हमें अगर इसको ये डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, लैपटॉप में देख रहे हो तो पूरा 12 कॉलम में ही सेट हो गया। बट मैं चाहती हूँ कि जब इसे मैं फ़ोन में देखूँ तो फ़ोन में हमें पता है 12 के हिसाब से, तो इसको 12 को आपको एक कॉलम में डिवाइड करना है। तो आप चाहते हो कि जो कंटेंट लिखा हो सिर्फ वो एक ही कॉलम में दिखाई दे जब हम फ़ोन में देख रहे हो, तो आप यूज़ करोगे S1। बट जो कंटेंट है ना आपको 2 कॉलम में दिखाई दे तो आप यूज़ करोगे S2। आप चाहते हो 3 कॉलम में दिखाई दे तो आप यूज़ कर लोगे S3। अगर आप चाहते हो 4 कॉलम में तो S4। अगर आप चाहते हो पूरा ही एक ही कॉलम में मतलब सेट होना चाहिए, पूरे मतलब पूरा दिखना चाहिए, तो आप यूज़ करते हो S12। तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं इसको ग्रिड सिस्टम को मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप के फॉर्म में करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लेआउट लिया है। मैं चाहती हूँ जो मेरा कंटेंट है उसे मैं 3 लेआउट में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो 3 कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने मिक्स ग्रिड सिस्टम को यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो हमें वही W3 रो कंटेनर यूज़ करना होता है। हमने ये लाइन लिखी है। अब हमें जो इसके अंदर लिख रहे हैं एक डिप बनाए, पहले रो में उसे डिवाइड करते हैं, फिर जो हमारी डिव है उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमने डिव क्लास के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है W3 रो।
अब हम क्या कहते हैं, जो इस रो के जो हमें लिखना है इसके अंदर, जैसे लाइक हमें ये लिखना है चीज़, कुछ भी आपको लिखना हो, तो हमने क्या है जो लिखना है वो इस डिप के अंदर, तो डिप के लिए अंदर जो रो है, पहली रो जो रो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सारा है ना हमारे पास एक पूरा ये वाला डिप, ये वाली डिप हो चाहे ये वाली डिप हो, पहले हमें लेनी होती है रो, फिर रो के अंदर हमें लेने होते हैं कॉलम। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले लेनी होती है हमें रो, फिर लेनी होती है कॉलम। हम रो को फिर कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो पहले कॉलम को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, अगर हम यहाँ पे करें तो डिव क्लास हमने लिया यहाँ पे W3 रो, फिर डिव क्लास के अंदर हमने लिया है किसको, W3 कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉलम पहली वाली जो डिव का जो हमारा कॉलम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरीके से, L3 M6 X4। ठीक है, तो इसका कलर हमने ग्रीन दिया है और इसमें जो लिखा कंटेंट है वो सेंटर में आएगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखा है पी टैग के अंदर। बट ये कैसे काम करेगा, पहले L3 और M6 और S4। अभी मैंने आपको ये बताया था L3 M6 क्या होता है, यहाँ पे जब हमने करा था ये L3 L6, तो L3 का मतलब डिफाइन 3 ऑफ 2 कॉलम, मतलब क्या है कि वो 3, मतलब 3 का मतलब कितने परसेंट के हिसाब से डिवाइड होगा, 25% जगह लेगा, क्योंकि जो 12 के हिसाब से। ठीक है, लार्ज स्क्रीन में। अगर हमने नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है M6 मतलब 50% हो गया, S4 मतलब वो कितना ले रहा है हमारे पास, S4 का मतलब होता है कि डिफाइन 4 ऑफ 12 कॉलम, मतलब 4 कॉलम इधर से डिफाइन, 4 कॉलम का साइज है, मतलब 33% लेगा अगर स्मॉल में स्क्रीन में देखते हैं तो हम ये साइज देते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे जो आप दोगे, तो हमने यहाँ पे लिखा डिव क्लास W3 कॉलम L3 M6 S4, तो ये सिर्फ पहले डिव के लिए काम कर रहेगा। फिर दूसरे वाले हमने जो दूसरे कॉलम में काम कर रहे हैं उसमें हम दे रहे हैं L7, ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा क्योंकि L7 मतलब 12 की पूरी जगह ले रहा है वो। M3 मीडियम में कितना, वो 25% जगह लेगा। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होते हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे भी होंगे आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम बात करें L3 का मतलब 25%, L7 का मतलब कितना आपका 58.34%, एंड यहाँ पे दे रखा है जैसे कि L2 है तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16%। ये जो हमने अभी देखा भी था, यहाँ पे जो दे रखा था अगर 2 में डिवाइड करते हैं 66% होता है, अगर हम यहाँ पे 12 करते हैं तो 100% होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यूज़ हो रही है चीज़ें। अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है M6 M3 M3, इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये है तो हमारा 50%, 25% एंड 25%, ये मीडियम स्क्रीन के लिए, ये लार्ज स्क्रीन के लिए। अगर हम करते हैं इसे स्मॉल स्क्रीन में तो S4 लिखा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 33%, 33% एंड 33%, मतलब S4 में अगर यूज़ करते हैं। तो हमने क्या है फर्स्ट वाले में अगर हमने यूज़ किया यहाँ पे L3, तो पहला वाला जो कॉलम है वो आपका लेगा कितना स्पेस, 25%। ठीक है, तो वो उतने कॉलम लेगा। फिर इसके बाद हमने लिखा हुआ है M6, तो M6 का मतलब वो 50% जगह लेगा, मीडियम में अगर उसे देखोगे तो वो 50% जगह ले रहा होगा। फिर S4 अगर आप उसे फ़ोन में देखोगे तो ये वाला जो पहला वाला कॉलम है ये 25% के हिसाब से स्पेस ले रहा होगा। इसे थोड़ा देखते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकली। मैंने वही कोड जो आपको सब लिखवाया था, सबसे पहले आपने डिव क्लास रो कंटेनर इसको लिखा हुआ है, तो पहले हमें लेनी होती है एक रो के अंदर हमें डिवाइड करना होता है कॉलम को, रो के अंदर हमें डिवाइड करना है कॉलम को। तो 3 डिव ले रखे हैं, इसे कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया। इसे रन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई, ये पूरी स्क्रीन, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप पे कितना, देखो ये वाला जो साइज है ये कितना बड़ा आ रहा है, क्योंकि L7 लिया हुआ है M3 मीडियम में और S4 में। अगर ये आप देख रहे हो तो अब ये हम इसे देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो ये इस तरीके से स्पेस ले रहा है। अब इसको मैं इसे अब डिफरेंट स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ से किया तो अब देखो ये बीच वाला बॉक्स कितना हो गया, क्योंकि ये डिवाइड हो गया S4 के हिसाब से। S4 में देखो हमने स्मॉल स्क्रीन में देख रहे हैं तो स्मॉल स्क्रीन में तीनों कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 25%, जो S4 में मतलब 33%, 33%। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही ये बॉक्स क्या हो गए हैं, जो ये साइज सबका सेम हो गया। बट अगर इसको हम मीडियम स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मीडियम स्क्रीन में, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप देखिए फ़ोन में देखोगे तो ये इसका स्पेस कितना हो गया है अपने आप कम। तो हमें ये सेटिंग करनी होती है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, आप इसके अंदर नेक्स्ट में इसमें देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है आपका जो डिवाइड हुआ है इस वाले बॉक्स को, ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन में तो S4 के हिसाब से सेट हो गया है, बट मीडियम के आप चाहते हो कि मीडियम स्क्रीन में भी इस तरीके से दिखाई दे तो मीडियम की तरह से सेट हो जाता है। लार्ज स्क्रीन में क्योंकि हम इसी बॉक्स को हम चाहते हैं मीडियम स्क्रीन में भी देखना, हम इसी बॉक्स को चाहते हैं लार्ज स्क्रीन में भी देखना, हम इसी स्क्रीन को चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे देखना। तो अगर स्मॉल में करेंगे तो ये S4 के हिसाब से सेट हो गया, मीडियम में M3 के हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लार्ज स्क्रीन में देखते हैं, जैसे अब हमने लार्ज स्क्रीन में करते हैं तो ये हमारी लार्ज स्क्रीन में सेट हो जाएगा उस हिसाब से। तो ये हमें एडजस्ट करना होता है W3 CS ग्रिड सिस्टम को।
and if you have any doubt related to any topic तो please mention in the comment section in this video I will की, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ओ लेवल एंड ए लेवल रिलेटेड से ही टॉपिक कराया हुआ है, एंड ज़्यादा आपको उसको डेप्थ में देखना है W3CSS को तो आप प्लीज़ W3CSS स्कूल साइट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये W3.CSS इसमें से आपको पूरा ये ओवरव्यू मिल जाएगा ये वाली वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमारा सिलेबस से रिलेटेड था वो हमने इसके अंदर कवर करा है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।